स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जोहार, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस पेपर 4 भारतीय राज्य व्यवस्था से ये टॉपिक है। और आपको बता दें ये ऑलरेडी जेपीएससी में आया हुआ है और आने का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आने का पूरा चांस है। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना वो होता है लिखना। समझ गए? आपको बता दें, आप पढ़ बहुत तेज से लेते हैं लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं ना तो आपको घंटों समय लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो राइटिंग स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना, आंसर राइटिंग का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के कीवर्ड को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग लिखने का आदत डालना पड़ेगा आज से, अभी से। क्योंकि आप लगातार जो है बैक टू बैक जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार मेंस दे रहे हैं। पिछले बार खराब नंबर आया था, है ना। अगेन इस बार जो है सो दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेन मुद्दा ये है कि आप लिखना आज से, अभी से स्टार्ट कीजिए। लिखना चालू नहीं कीजिएगा, मेंस आपका अटकना ही है। मेंस में आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाइएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में ऐसे हैं जो टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना तो वो पिछड़ जाते हैं, उनको घंटों समय लग जाता है। या फिर जो चीज वो डिलीवर करते हैं कॉपी पर वो उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का नॉलेज होता है। तो नॉलेज और आंसर राइटिंग दोनों जो है ना डिफरेंट चीज है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए और आज से, अभी से लिखना चालू कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लिखने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक एक चीज को समझाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन से जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग का। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। आज का जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, है ना। ये थर्ड जेपीएससी 2008 में ऑलरेडी पूछा पूछा जा चुका है। और जो पॉलिटी का सेकंड टॉपिक है ना हम लोगों के जो सिलेबस का, वो सेकंड टॉपिक यही है आपका, है ना। तो यहाँ से आने का पूरा चांस है ना, आ सकता है क्योंकि दो क्वेश्चन आपका जो है सो पॉलिटी से पूछेगा, है ना। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आने का चांस पूरा है। इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों पर प्रकाश डालें, ठीक है। या फिर भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये हमारा टॉपिक 2 है आंसर राइटिंग का, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में अभी ऑन द स्पॉट क्लिक हुआ होगा, अरे ये तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे, हम आंसर लिख देंगे। भारतीय संविधान का जो है मूलभूत लक्षण ही तो लिखना है, आधारभूत विशेषता ही तो लिखना है, हम आसानी से लिख देंगे, देखने का जरूरत नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज गौर किए होंगे, है ना, आप अलग अलग जो है जगह पर टेस्ट सीरीज दिए होंगे, है ना। आप ये चीज देखे होंगे कि कहीं पर, है ना, एक ही स्टूडेंट का से जो आंसर लिखते हैं ना, किसी को 25 नंबर 30 नंबर आता है और किसी को 15 नंबर 16 नंबर 18 नंबर भी आता है 40 में। तो वो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, है ना। रिएक्टेंट्स, वो रीजन ये है कि कंटेंट के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और आप किस तरीके से लिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो डिफरेंस को समझिए, है ना। आप जो भी जो आंसर आपको दिखाएंगे बकायदा, है ना, कैसे लिखना है, तो उस डिफरेंस को समझिए। जब तक नहीं समझिएगा तब तक अच्छा मार्क्स आना मुश्किल है। रिएक्टेंट्स, टॉपिक आसान है लेकिन आंसर बहुत बेहतरीन है, आंसर स्ट्रक्चर बहुत शानदार है ना। तो आंसर स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले, उसके बाद जो है कैसे उसका जो है सो इंट्रोडक्शन लिखा गया है उस पर फोकस कीजिए, है ना। उसका जो कीवर्ड्स है ना, जो फैक्ट्स है ना, उसका ऑर्डर है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है सो जो मेन पार्ट है आंसर का, उसको कैसे तैयार किया गया है उस चीज को समझिए। जब तक इन चीजों को समझिएगा नहीं और अपने आंसर में उतारिएगा नहीं, तब तक डिविडेंस आपका अच्छा मार्क्स आना कंपेरेटिवली मुश्किल है, ठीक है। आंसर तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट वन ऑफ द बेस्ट आंसर यू हैव टू देखिए और बताइए। डिविडेंस, तो क्वेश्चन समझ गए, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसका आंसर स्ट्रक्चर। इसका आंसर स्ट्रक्चर डिविडेंड समझते हैं, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों पर प्रकाश डालें, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग समझते हैं आंसर स्ट्रक्चर, है ना।
तो आंसर स्ट्रक्चर, उत्तर की रूपरेखा में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए। याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी आंसर का शुरुआत करते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो शुरुआत करते वक्त याद रखिएगा जो पहला 5-7 लाइन लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें मेरे समझ से आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, है ना। इनफैक्ट जो शुरुआत करते हैं ना, रैंडम शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत, आंसर का शुरुआत ना डियर स्टूडेंट्स वो बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है ना। वो आपके नॉलेज को भी इंडिकेट करता है, वो आंसर का क्या रूपरेखा होने वाला है आगे, आंसर का डायरेक्शन को इंडिकेटर भी वही होता है। ठीक है, तो भूमिका लिखते वक्त जो है सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोचिए, समझिए और एक बेहतरीन भूमिका लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, परिचय जब आप लिखिएगा तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय दीजिए और मूलभूत लक्षणों से क्या आशय है और प्रश्न का महत्व। ठीक है, ये दोनों चीज को आपको क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन में इंडिकेट कर देना है, इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेट कर देना है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर ये तो लिख दिए, लेकिन लिखना क्या है ये बताइए, लिखना क्या है ये बताइए। ये बहुत सारे स्टूडेंट का ऑन द स्पॉट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये तो आप बता दिए भारतीय संविधान का परिचय, मूलभूत लक्षण से क्या आशय है, कैसे लिखना है। डियर स्टूडेंट्स अभी 2 मिनट वेट कीजिए, प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन दिखाएंगे बकायदा, है ना, और उस इंट्रोडक्शन को आप एक मानक के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो है सो आपका इंट्रोडक्शन के रूप में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, समझ गए। तो चीजों को समझिएगा। दूसरा जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स, वो है परिभाषा, स्रोत, संदर्भ, है ना। मूलभूत लक्षण की अवधारणा, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का को इंडिकेटर के रूप में जो है सो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, समझ गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप कोई चीज को वर्तमान प्रत्यक्ष में दिखाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण, है ना, मुख्य लक्षण को हम लोगों को लिखना है एवं वर्तमान संदर्भ व करंट अफेयर्स का एकीकरण प्रत्येक बिंदु में होना चाहिए। यही पर एविडेंस मेजोरिटी ऑफ एविडेंस लैक कर जाते हैं, है ना। भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण में लिखित और विस्तृत संविधान तो सभी लिखेंगे, लेकिन एविडेंस इसको प्रेजेंट सिनारियो से कनेक्ट बहुत कम एविडेंट करते हैं, है ना। इसमें अलग अलग केसेस का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, ठीक है, कोई अमेंडमेंट का रेफरेंस जो है ना बहुत कम एविडेंट लिखते हैं, है ना। कोई योजना जो आया है जो कि इस संविधान के लक्षण को डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है ना, उस योजना के बारे में बहुत कम लिखते हैं। यानी कि आप मूलभूत लक्षण तो लिख दिए, लेकिन उसका वर्तमान संदर्भ में जो अनुप्रयोग है, ठीक है, उसका जो रिलेशन है ना, आज के करंट से, उसको आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, और वहीं पर जो है सो नंबर जो है सो डिफरेंस करता है। तो चलिए, इसको तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। भारतीय संविधान की आपको क्या लिख देना है, प्रत्येक महत्वपूर्ण लक्षण लिखना है ना, और जो करंट अफेयर से लिंक अप करते हुए है सो आगे बढ़ना। मूलभूत लक्षण देखिए, लिखित व विस्तृत संविधान प्रस्तावना में निर्धारित आदर्श धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संघात्मक ढांचा व एकात्मक संसदीय प्रणाली, उत्तरदायित्व, मौलिक अधिकार, नीति नैतिकता, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर लचीलापन, है ना, का मिश्रण, पद निरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था, है ना, आपातकालीन उपबंध। तो ये सब का सब क्या है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है। हम लोग इसको लिखेंगे और साथ में जो है सो क्या करेंगे, सो करंट अफेयर्स से लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आंसर आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, इसके बाद आपको आपको मूलभूत लक्षण पूछा है, तो लक्षण लिख करके समाप्त नहीं कर देना है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसका महत्व ये बताना है ना, इंपॉर्टेंस और विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोला है ना, फोकस्ड नहीं है इस पर, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है मतलब इस पर प्रेशर नहीं है, इसलिए हम थोड़ा कम लिखेंगे, लेकिन इसके बारे में लिखेंगे महत्व और विश्लेषण। राष्ट्र निर्माण में इन लक्षणों की भूमिका, कैसे ये लक्षण संविधान की स्थिरता, न्याय, एकता और विकसित भारत समाज बनाने में सहायक है। यही आपका विश्लेषण है ना। इस पर आपको जो है सो डियर स्टूडेंट्स लिखना है।
साथ में निष्कर्ष लिखना है लास्ट में। निष्कर्ष लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। संक्षिप्त व प्रभावशाली समापन ये होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना, ये स्ट्रक्चर है। अभी आपको अब आंसर दिखा रहे हैं, समझ गए ना। आंसर आप चीजों को देखिए, आंसर किस तरीका से लिखा गया है। सबसे पहले आप उस चीज को समझिए, और उसके बाद समझने के बाद डियर फ्रेंड्स एक चीज को सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उस चीज को समझिएगा। आपको जो आंसर लिखना है ना, आपको आंसर याद नहीं रहेगा, है ना। अभी सोच रहे हैं कि रट्टा मार लेंगे और लिख देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, आपका झारखंड हिस्ट्री हो गया, इस समय तो क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा रहा है ना कि आपको लिखने आता है तभी आप लिख पाएंगे। चीजों को समझिएगा। तो आपको लिखने भी जोर देना है ना। और साथ में जो है सो अपना कीवर्ड तैयार करना है कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, इसमें हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट में कैसे हम लोग लिखते हैं, ताकि हम लोगों को पूरा पॉइंट्स याद रहे। ताकि लाइन बाय लाइन तो याद नहीं रहेगा ना, हर एक बार तो अपना लैंग्वेज अपने तरीके से फ्रेम होगा आंसर, समझ गए। और लैंग्वेज कैसे बेहतर होगा आपका, लैंग्वेज तब बेहतर होगा जब आप लगातार लिखिएगा, है ना। कम से कम 100 आंसर जो है सो मिनिमम लिख लीजिएगा ना, तब जाकर के थोड़ा सा लेवल अच्छा क्रिएट होगा, है ना। और प्रॉपर इवेल्युएशन होगा उसके बाद तब। चलिए, है ना, इवेल्युएशन नहीं होगा तो आपको लगेगा कि अरे जो लिखे हैं बहुत शानदार लिखे हैं, है ना, तो वहीं पर जो है सो फंस जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों पर प्रकाश डालें, है ना, इस बार के लिए हॉट क्वेश्चन है। इसको देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय। परिचय में क्या है ना कि हम अलग अलग थोड़ा सा पार्ट में बांट करके लिखे हैं, ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, आसानी से आप समझ पाए, है ना। अलग अलग पैरा में अलग अलग डेटा को सेट किया गया है, ठीक है, अलग अलग पार्ट ऑफ आंसर को सेट किए हैं, तो उसको आप आसानी से समझ पाए, इसलिए छोटा छोटा पैराग्राफ में बांटे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इन चीजों को। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं देखिएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 से लागू एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है, जो राष्ट्र के शासन, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य तथा राज्य की नीतियों का ढांचा निर्धारित करता है। ढांचा निर्धारित करता है। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखे डिविडेंड्स, इसमें भारतीय संविधान के बारे में बताएं कि भारतीय संविधान क्या है ना, कब इसका लागू किया गया, कब ये अस्तित्व में आया। समझ पा रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ से तो ये हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब दूसरा जो हम लोग पैराग्राफ आ रहे हैं ना, दूसरा पैराग्राफ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके मूलभूत लक्षण पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को, है ना, इंडिकेट करने जा रहे हैं। समझिएगा, इसके मूलभूत लक्षण संविधान की पहचान और अस्थायित्व के आधार हैं, जिन्हें संविधान सभा ने देश की विविधता, स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव और विश्व के श्रेष्ठ संविधानों से प्रेरणा लेकर निर्मित किया है। यानी कि दूसरा जो पैराग्राफ है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग फर्स्ट दो लाइन में हम लोग इंडिकेट किए कि किस चीज के बारे में बताएं कि भारतीय संविधान क्या है, कब ये अंगीकृत हुआ, है ना, कब इसे लागू किया गया, है ना। हम लोग मेन बेसिक बता दिए, भारतीय संविधान क्या है ये बता दिए। ठीक है, दूसरा हमसे मूलभूत लक्षण पूछा है, तो मूलभूत लक्षण के प्रकार के महत्व को इंडिकेट किए, है ना, मूलभूत लक्षण के महत्व को इंडिकेट किए। और जो थर्ड लाइन होगा डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग आज से रिलेट करेंगे। आज से क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज के दौर में जब भारत डिजिटल लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समरसता, आर्थिक समानता और वैश्विक नेतृत्व की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब इन लक्षणों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इन लक्षणों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या किए, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समझ गए। उसके बाद हम लोग जो है सो मूलभूत लक्षण बता रहे हैं। लक्षण कैसे बताएंगे, तो लक्षण पॉइंट वाइज नहीं बता करके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर जो है सो डायग्राम के हेल्प से लक्षण बताएंगे डायग्राम्स। अब क्या होगा देखिए, स्टार्ट किए, स्टार्ट लिए, और स्टार्ट लेने के बाद हमसे पूछा जा रहा है मूलभूत लक्षण। तो मूलभूत लक्षण देखिए यहीं पर जो है सो पता चल गया कि भाई किस डायरेक्शन में आंसर जा रहा है। आंसर का डायरेक्शन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो है संविधान के मूलभूत लक्षण,
भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण है ना, जो भी है उसको हम लोग इस टाइप से इंडिकेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मैप, जहां भी अवसर मिल रहा है मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, सर्कुलर ग्राफ बनाइए, है ना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पाई चार्ट बनाइए, है ना। ये सब बनाने से क्या होगा ना, बहुत एक अच्छा माना जाता है आंसर राइटिंग में, और देखा गया है कि नंबर भी ठीक ठाक मिलता है। समझ गया ना। टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए, अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो, है ना। अलग अलग तरह के ग्राफ आता है ना। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे डेफिनेटली डेफिनेटली फायदा हो रहा है, और इससे जो है एग्जामिनर को भी आंसर जो है आंसर चेक करने में सुविधा होता है। एक मिनट, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण। पहला लक्षण है लिखित व विस्तृत संविधान, प्रस्तावना, निर्धारित आदर्श, संघात्मक ढांचा और एकात्मक झुकाव, है ना। इस टाइप से हम लोग इंडिकेट कर दिए। अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोगों को चूंकि 500 से 600 वर्ड में आंसर लिखना है, 500 टू 600 वर्ड में आंसर लिखना है, तो इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। इसके बारे में जो है हम लोग देखिए क्या क्या लिखे हैं, है ना। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, पहला जो विशेषता है वह है लिखित व विस्तृत संविधान। लिखित व विस्तृत संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों, नागरिक अधिकारों, नीति निर्देशों, आपातकालीन प्रावधानों आदि का विस्तृत उल्लेख है। आदि का विस्तृत उल्लेख है ना। एकदम देखिए डियर फ्रेंड्स, एकदम रेडी टू रेडी आंसर है, समझ गए ना, एकदम परफेक्ट आंसर है ना। इसको आप डायरेक्ट जो है सो ले करके याद भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके जो है सो आप लिख भी सकते हैं, है ना। तो आंसर राइटिंग से जो जुड़े हुए हैं उनको तो ये मिल ही रहा है ना। जो आंसर राइटिंग लगातार कर रहे हैं बैक टू बैक, और जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, जिनको नोट्स चाहिए, तो पॉलिटी का नोट्स भी ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना। 15-20 टॉपिक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया है। उसी से क्वेश्चन हर एक बार आता है, इस बार भी आने का चांस रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अलावा टॉपिक ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, 15-20 ही टॉपिक ही है ना, जिसको आपको तैयार करना है। उसी टॉपिक का आप नोट्स ले लीजिए और प्रॉपर आज से अभी से पढ़ना चालू कीजिए, है ना। लिखने में दिक्कत होता है तो डियर फ्रेंड्स आप जो है सो आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए। आज के समय में देखिए, अभी जो करंट अफेयर के आज के संदर्भ में जोड़ा जा रहा है, आज के समय में भारतीय संविधान का लिखित एवं विस्तृत होना इसलिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह बदलते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में स्पष्ट दिशा देता है। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक 2023, अनुच्छेद 370, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव जैसे बड़े निर्णय संविधान के लिखित प्रावधानों के आधार पर ही संभव हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल आंसर नहीं लिख करके इसको बोलते हैं स्टैटिक आंसर। आप इतना ही लिख के छोड़ देते हैं तो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक आंसर। डायनेमिक तब होगा जब इसको आप वर्तमान संदर्भ से जोड़िएगा। तो हम लोग क्या किए, तो करंट अफेयर से भी लिंक करने की कोशिश किए, थोड़ा सा आज के संदर्भ से, आज के संदर्भ में आंसर को जो है उतारने का कोशिश किए हैं। समझ गए ना। उसी टाइप से देखिए, प्रस्तावना में निहित आदर्श, दूसरा विशेषता क्या है, प्रस्तावना में निहित आदर्श। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मौलिक मूल्य शामिल हैं, जो भारतीय राज्य के आदर्श एवं उद्देश्यों को दर्शाते हैं। यह नागरिकों को समान अवसर, स्वतंत्रता और भाईचारे की गारंटी देता है ना। अब देखिए इसको अगेन हम लोग लिंक किए, हाल के समय में लोकसभा चुनाव 2024 में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूरी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा में समानता और धर्मनिरपेक्षता तथा आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर समाजवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह आदर्श आज भी नीतियों और न्यायालय के निर्णयों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिचुएशन से लिंक करना पड़ेगा आंसर को। अगर आप ऐसा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो आंसर है, ठीक है, वो आंसर थोड़ा सा दूसरे से अलग होगा, और दूसरे से अलग होगा तो डेफिनेटली आपको ठीक ठाक नंबर मिलेगा। देखिए थर्ड पॉइंट, संघात्मक ढांचा एवं एकात्मक स्वरूप। संघात्मक ढांचा एवं एकात्मक स्वरूप, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था अपनाता है, परंतु यह एकात्मक झुकाव वाला संघवाद है।
जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे, है ना, बनी रहे। तो ये तो आपका इसका ट्रेडिशनल पॉइंट हो गया, है ना, जिसको स्टैटिक पॉइंट बोलते हैं, है ना, जिसमें हम लोग संघात्मक एकात्मक स्वरूप को एक्सप्लेन किए। अब देखिए इसका आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। अब चीजों को समझिएगा। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन और वैक्सीन नीति लागू कर सभी राज्यों में समान नीति अपनाई। यह एकात्मक स्वरूप की मजबूती का उदाहरण है, क्योंकि भारत का संविधान एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है ना, एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और वैक्सीन जो जो ये किया गया था, कंपलसरी किया गया था सभी राज्य में सभी लोगों के लिए, है ना, वो एकात्मक स्वरूप ही तो है। समझ पा रहे हैं? इन चीजों को समझना होगा। साथ ही जीएसटी परिषद की बैठकों में राज्यों और केंद्र का समन्वय संघवाद की जीवंतता को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग जीएसटी के थ्रू भी जो है एग्जाम्पल सेट किए। तो एग्जाम्पल जब तक आप सेट कीजिएगा, एग्जाम्पल अगर आपके आंसर में है, प्रेजेंट कंटेंट से जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, किसी रिपोर्ट का रेफरेंस लिखा हुआ है आंसर में, समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई वर्तमान योजना को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा किया गया कार्य को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली डेफिनेटली आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना। चीजों को समझिए, है ना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं रेफरेंस देते हैं पुराने सरकार का जो कुछ काम किया गया, अगर वो रेफरेंस लिंक हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं डालना है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं डालना है, ठीक है, लिंक होना चाहिए। चलिए आगे है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका, है ना, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है तथा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली बता दिए। वर्तमान में नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में और संसदीय कार्यवाही के डिजिटल रिकॉर्ड जैसे कदम इस प्रणाली के आधुनिकरण व पारदर्शिता को दर्शाता है। समझ गए? अगला ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की विशेषता हम लोग देख रहे हैं। 5वां नंबर विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को वे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो लोकतंत्र की आत्मा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार है। ये अधिकार समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार जैसे मूल्यों की गारंटी देता है। ध्यान दीजिएगा, आप जो लिखा गया है ना, इस लैंग्वेज को भी ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, है ना। लिखते वक्त आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा ना तो आपके आंसर में वो फ्लो नहीं रहेगा। फ्लो नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ गया ना। अब फ्लो कैसे आएगा, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा 2 महीना में, है ना। आपको लगातार 2-3 महीना जब लिखते हैं आप, है ना, और कोई चेक करता है आपका आंसर, है ना, उसमें बताता है कि भाई इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर ये गलती है ना। जब आपके आंसर का प्रॉपर विश्लेषण होता है ना, और उसमें जो है तो तार्किक रूप से आप सुधार करते हैं, लॉजिकली आंसर को सेट करते हैं कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए, है ना, तब जाकर के धीरे धीरे 2-3 महीना में वो आंसर में वो फ्लो दिखना चालू हो जाता है। नहीं तो अब तो मौलिक अधिकार के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी लिख देते हैं, तो उससे बचना होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा क्या लिखें। और देखिए इसको अभी लिंक अप कर रहे हैं। हाल के वर्षों में इन अधिकारों की प्रासंगिकता अनेक न्यायिक फैसलों और नीतियों से और मजबूत हुई है, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को डेटा प्रोटेक्शन कानून से मजबूती मिलना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मीडिया स्वतंत्रता पर न्यायालय का रुख और डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि मौलिक अधिकार केवल संविधान की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय और समाज के साथ विकसित होते रहते हैं, है ना। समय और समाज के साथ विकसित होते रहते हैं। जब आप इस तरह से आंसर लिखिएगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो आंसर एक होता है लिख देना, कुछ भी लिख देना, है ना, एक होता है सही कंटेंट के साथ सही तरीके से अपने उत्तर को प्रेजेंट करना। और इसके लिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, लगातार लिखना पड़ेगा, है ना, कीवर्ड्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, एक अलग जो है ना
एक अलग आंसर स्ट्रक्चर का कॉपी बनाना पड़ेगा, उसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक रहेगा इसमें क्या क्या लिखना है, ये टॉपिक रहेगा क्या क्या लिखना पड़ेगा, लिखना है। इसका रिवीजन चलता रहता है, नहीं तो क्या होगा, अब लिखने बैठिएगा आधा लिखिएगा आधा भूलिएगा, कहीं कुछ भूल जाइएगा कहीं कुछ भूल जाइएगा, और उससे क्या होगा, आंसर जो 100% आपके अकॉर्डिंग इफेक्टिव होना चाहिए वो 70-60% इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो बहुत कुछ छूट जाता है क्योंकि एग्जाम में अलग प्रेशर होता है, और इसका नहीं छूटे इसके लिए क्या होता है, आपको आंसर स्ट्रक्चर का कॉपी बना करके उसको लगातार रिवीजन करना होगा। नीति निर्देशक तत्व, डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की एक और विशेषता क्या है, नीति निर्देशक तत्व। संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी और न्याय संगत समाज निर्माण की दिशा देता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी और न्याय संगत समाज निर्माण को दिशा प्रदान करता है ना। अब इसको हम लोग करंट से कैसे जोड़ सकते हैं, वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इन सिद्धांतों की सुप्रीम व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, जो कि नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने की दिशा में ठोस कदम है, ठोस कदम है ना। तो देखिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 2 लाइन इधर लिखिए, 2 लाइन इसका, इसको लिंक अप कीजिए करंट अफेयर से, है ना। थोड़ा थोड़ा लिंक अप कीजिएगा तो आंसर तो अच्छा होगा ही, साथ में डियर स्टूडेंट्स जो है सो आपको एक आइडिया भी जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन जब आप लिखिएगा ना, है ना, क्योंकि आप करंट अफेयर रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में जनरेट होता है, अरे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, है ना। जब आप इस टाइप से लिखना चालू कीजिएगा तो धीरे धीरे ये आदत में शामिल हो जाएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि अरे यहाँ पे इसको इस एग्जाम्पल को सेट किया जा सकता है, यहाँ पे ये रिपोर्ट का रेफरेंस लिया जा सकता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर को लिखा जा सकता है, यहाँ पर इस अमेंडमेंट को कोट किया जा सकता है, समझ गया ना। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कब, जब आप लिखने लगते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आगे, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, है ना, इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं आप, है ना। अ, उसके बाद कठोर और लचीलापन का मिश्रण, पन निरपेक्ष राज्य, है ना, एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में केवल एक नागरिकता है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती है। हाल ही में सीए, देखिए सीए का लिंकअप किए हैं, नागरिक संशोधन अधिनियम से जुड़े विमर्श ने नागरिकता की परिभाषा और अधिकारों पर बहस को पुनर्जीवित किया है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। विकेंद्रीकरण व्यवस्था, आपात उपबंध, समझ गए, तो ये सब जो है सो आप लिख सकते हैं। अब देखिए छोटा सा पार्ट में, है ना, एक हम लोग छोटा पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं, विश्लेषण एवं महत्व, है ना। अब बोले सर इतना क्यों लिख रहे हैं, इतना छोटा क्यों लिख रहे हैं, तो भाई आपसे मूलभूत लक्षणों पर प्रकाश डालने के लिए बोला है, विश्लेषण और महत्व लिखने के लिए तो बोला नहीं है, इसलिए आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, है ना, लेकिन लिखिएगा जरूर, ठीक है। भारतीय संविधान के मूलभूत, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण केवल संविधान की संरचना को निर्धारित नहीं करते, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को स्थिर, समावेशी एवं न्यायोचित बनाते हैं। यह नागरिकों के बीच समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुदृढ़ करता है तथा भारत को स्थिर, एकजुट और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने में सहायक बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका विश्लेषण करते हुए, इसके महत्व को बताते हुए इसका विश्लेषण लिख दिए। अब हम लोग जो है एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, है ना, कंक्लूजन लिखेंगे। ये कंक्लूजन आपको अपने उत्तर में नहीं लिखना है, उत्तर जब आपका आंसर शीट रहता है वहां पर नहीं लिखना है कि हम निष्कर्ष लिख रहे हैं इस टाइप से, ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता चले कि भाई ये कंक्लूजन है, ये मेन पार्ट है ना, ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है। कंक्लूजन में क्या क्या लिखेंगे, देखिए भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण ही इसे विश्व के अन्य संविधानों से विशिष्ट बनाते हैं, पहला लाइन है। कंक्लूजन लिखते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि शुरुआत और लास्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर फ्रेंड्स। नंबर जो है ना, पूरा आंसर पढ़ने के बाद अगर यहाँ पे पहुंचा एग्जामिनर और यहाँ पर के उसका मूड खराब हो गया ना, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट करना है, थोड़ा सा टाइम बचा कर रखना है, थोड़ा सा पहले सोच लेना है ना। जब कोई क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, जब कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पढ़े, है ना, तो जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है, क्वेश्चन को पढ़े, है ना, पढ़ने के बाद, है ना, जितना भी कीवर्ड्स है उसको रफली ना साइड में लिख लेते हैं,
क्वेश्चन पेपर पर ही साइड में रफली जो है सो लिख लिए, है ना, कि भाई इसमें ये लिखना है, ये लिखना है, एकदम छोटा छोटा एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट में, समझ गए, कंक्लूजन में ये देखना है ना, पूरा पूरा आंसर फ्रेम हो जा रहा है, देन लिखना है स्टार्ट किया, समझे। तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर हमने शॉर्ट में लिख दिया, है ना, स्ट्रक्चर लिख दिया, उससे फायदा क्या होता है, डिविडेंड्स जो पॉइंट्स है ना वो छूटने का चांस कम हो जाता है। प्लस एक होता है डायरेक्ट लिख देना, एक होता है उसको बीच बीच में कीवर्ड देखते हुए लिखना। फायदा क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिमाग में आ जाता है, जो कि वहां नहीं रहता है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में लिखते हैं ना, या टेस्ट में लिखते हैं, टेस्ट से ही हैबिट जनरेट कीजिए, है ना। कीवर्ड्स क्या क्या लिखना है वो सारा का सारा पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा पॉइंट्स या कुछ कुछ अधूरा लगता है, आधा अधूरा आंसर लगता है, उसके नीचे वाला का सारा लगभग लगभग मिल जाता है। लगता है कि इसमें अगर लिखेंगे 70% लिखेंगे ठीक, उसमें लिखेंगे तो 90% ठीक लिखेंगे, तो 90% वाला का चूज करेंगे, है ना। वो कैसे होगा, जब आप फ्रेम करने बैठिएगा तो, नहीं तो आपको लगेगा अरे पढ़ा हुआ टॉपिक है, लिखिए देंगे कुछ ना कुछ, है ना। जब लिखिए देंगे कुछ ना कुछ ये वाला दिमाग में रहेगा ना, तो फिर नंबर नहीं आएगा, है ना, याद रखिएगा। तो निष्कर्ष लिखते वक्त विशेष ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ लिखा गया, भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण ही इसे विश्व के अन्य संविधानों से विशिष्ट बनाते हैं। ये न केवल देश के राजनीतिक ढांचे को दिशा देते हैं, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भी हैं, है ना। पहला लाइन। दूसरा लाइन, वर्तमान समय की चुनौतियां जैसे जलवायु संकट, साइबर सुरक्षा, सामाजिक समानता, असमानता और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव का का सामना इन्हीं संवैधानिक लक्षणों की मजबूती और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन से संभव है। व्यवहारिक क्रियान्वयन से संभव है। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, है ना, फर्स्ट लाइन में हम लोग जो है सो फर्स्ट लाइन में हम लोग कंक्लूजन लिखे फर्स्ट पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है सो क्या किए, जनरेट करके दिए, है ना। यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्वेश्चन में जरूर ऐड ऑन करना है, वाली 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, लेकिन ऐड ऑन कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर लिखने नहीं आता है इस तरह से, है ना, आई होप सो कि आपको चेंजेस जरूर लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। और अगर आप इस टाइप से आंसर फ्रेम नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट 1 मंथ, देखिए सबसे इजी टॉपिक लिए थे हम लोग, है ना। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, मूलभूत लक्षण पर प्रकाश डालिए। सबसे आसान क्वेश्चन इसके लिए, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन जब रहता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख देंगे, बेकार क्वेश्चन है, अरे हमारे रेंज में है ना। लेकिन भाई जो सबसे आसान दिखता है ना, कई बार वो आसान होता नहीं है, समझ गया ना। कई बार वो आसान नहीं होता है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। और अगर आप इस टाइप से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जो है सो हमारे साथ आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन ये अगस्त में भी स्टार्ट हुआ था, अगस्त से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, है ना। और अभी भी जो है स्टूडेंट लोग जुड़ रहे हैं, तो जेपीएससी आंसर राइटिंग में आप जुड़ सकते हैं, है ना। इसमें आपको क्या होगा, उत्तर लेखन का प्रारूप सिखाया जाएगा, है ना, आंसर राइटिंग सेशन, है ना, कैसे आंसर राइटिंग फॉर्मेट स्ट्रक्चर, है ना, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर तैयार करना है आपको, है ना। बाकायदा हम लोग देंगे भी आपको लिख करके, भाई इसको इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। मॉडल आंसर तो मिलेगा ही, है ना, पिछले वर्ष का आंसर का भी विश्लेषण में होगा, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप से आपको तैयारी करना चाहिए। कॉपी चेक विद फीडबैक, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन है, रांची में नहीं है, कहीं और है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो है सो आपको जो है सो कर सकते हैं, है ना। जरूर से जुड़िए अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है तो। टेस्ट सीरीज डिफरेंट चीज है, आप टेस्ट देते हैं कहीं पर भी, है ना, आपको नंबर मिल जाता है, साथ में कुछ रिमार्क मिल जाता है, लेकिन उसमें सुधार कैसे करना है, क्या कमी है ना, वो प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग सेशन नहीं पता चलेगा, जो कि जनरली जो है सो जेपीएससी में बहुत कम टीचर्स करवा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग से जुड़िए, आप कहीं पर भी जुड़िए, लेकिन जुड़िए अगर आपको दिक्कत है तो। कीवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, डेटा का उपयोग कैसे करें, फ्लो चार्ट, टेबल, मैप का उपयोग कैसे करें, है ना, प्लस डॉट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। आप इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, सर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और ये हमारा एप्लीकेशन है दासर लर्निंग ऐप। तो डियर फ्रेंड्स, चीजों को समझिए, सीरियस हो जाइए। क्या आज रिजल्ट आ जाएगा जेपीएससी मेंस का, तो आप तैयार हैं?
आपको तो पता है कितना फास्ट जेपीएससी होता है ना। तो क्या आप तैयार हैं? आप इसके बारे में सोचिए। अगर आपका नंबर ठीक ठाक आ रहा है तो आज से, अभी से जो है सो लग जाइए तैयारी में, है ना। या फिर आप नेक्स्ट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस जेपीएससी में आपका पीटी ठीक नहीं गया है, ठीक है, तो भी आप आज से अभी से लगिए। जब तक लगिएगा नहीं तब तक सफलता मुश्किल है। और याद रखिएगा, आंसर राइटिंग होगा अच्छा तो सफलता मिलेगा पक्का। ठीक है, इस बात को एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में। किसी भी पीसीएस एग्जाम में उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। आप खुद देखिए, आपको 6 घंटा पढ़ने के लिए बोल दें तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपको 2 घंटा लगातार लिखने के लिए बोल दें तो पसीना छूट जाता है। समझ गए ना। तो इस चीजों को समझिए और आज से अभी से लिखना चालू कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और सभी को फायदा हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।